नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्योंकि कोहलर महोदय ने आपके उस पे बनमानुष पे चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया है। क्योंकि बनमानुष की और लगभग मनुष्यों की कुछ हैबिटें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, जेनेटिक जीन मिलता जुलता है, इसलिए इससे जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो कुछ हद तक हम लोगों के ऊपर लागू होते हैं। तो आइए देखते हैं इनका सिद्धांत क्या है, इनका परिचय क्या है, ये कौन थे। तो सबसे पहले जो कोहलर महोदय हैं वो एक कौन है, गेस्टाल्टवादी हैं। क्योंकि इनके परिचय को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आए कहाँ से हैं, कहाँ से इनका नाम फोकस में आया है। तो ये कौन है, एक गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो है वो व्यवहारवाद के बाद जनरेट हुआ है। व्यवहारवादी कौन है, अभी हमने पिछले 3 सिद्धांत पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने थॉर्नडाइक को पढ़ा, पावलोव को पढ़ा और स्किनर को पढ़ा। इसी में वाटसन भी हैं। वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये लोग कौन है, व्यवहारवादी हैं। इसमें जो वाटसन हैं उन्होंने ही व्यवहारवाद की नींव रखी हुई है और ये आपके व्यवहारवादी हैं, वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। तो व्यवहारवाद के बाद आपका ये गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके गेस्टाल्टवाद जो है इसके जो संस्थापक हैं या गेस्टाल्टवाद में प्रमुख जिनका नाम आता है वो आपके हैं मैक्स वर्दीमर। ये मैंने लिख भी रखा है कि ये गेस्टाल्टवाद है और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, मैक्स वर्दीमर। इन्होंने ही गेस्टाल्टवाद की संरचना की है। इनके सहयोगी जो हैं वो आपके कोहलर महोदय हैं, कोफका हैं और कुर्ट लेविन हैं। इन्होंने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया है, कुर्ट लेविन ने। ये गेस्टाल्टवाद में 4 प्रमुख नाम आते हैं। उसके बाद देख लीजिए गेस्टाल्टवाद जो है वो है क्या, तो इसके पहले नाम देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला नाम तो गेस्टाल्टवाद ही है। गेस्टाल्टवाद, इसको हम लोग पूर्णाकार कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, पूर्णाकार, यानी किसी भी समस्या को उसके पूरे आकार में समझना। जैसे अभी पिछले जो व्यवहारवादियों ने बताया कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसको हम लोग आंशिक छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उस समस्या का समाधान करते हैं। जबकि जो ये गेस्टाल्टवादी हैं ये लोग कहते हैं कि आपके सामने कोई समस्या है तो उस समस्या को पहले पूरा देखिए, यानी उस समस्या का प्रत्यक्षीकरण करिए, उस चीज़ को प्रत्यक्ष पूरी समस्या को देखिए, उसके बाद सोचिए कि हमें इसका समाधान कैसे निकालना है। तो ये पूर्णाकार पर जोर देते हैं, यानी पूरी समस्या पर जोर देते हैं, इसीलिए इसको पूर्णाकार संप्रदाय भी कहा जाता है। समग्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। समग्र माने भी पूर्ण ही होता है, यानी सब कुछ एक जगह इकट्ठित कर लेना समग्रवाद होता है। अवयवीवाद भी कहा जाता है। तो गेस्टाल्टवाद को कई नामों से जाना जाता है, पूर्णाकार, समग्रवाद और अवयवीवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए कि गेस्टाल्टवादी जो थे इन्होंने क्या बताया है अपने इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे हमें बुक्स में लिखा मिलता है या फेमस ही है कि कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये अकेले इनका सिद्धांत नहीं है, इसमें इन लोगों का भी सहयोग है, आपका कोहलर का, कोफका का और ये वर्दीमर साहब का, इनका सबका सहयोग है। लेकिन प्रयोग किसने किया है, कोहलर ने किया, इसीलिए इस सिद्धांत को कोहलर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा है कि कोई समस्या जब हमारे समक्ष आती है, अपने गेस्टाल्ट को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई समस्या जब हमारे सामने आती है तो हम संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करके उसका समाधान निकालते हैं। वही मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी कोई समस्या हमारे सामने आए तो सबसे पहले उस समस्या का हमें प्रत्यक्षीकरण करना, यानी उस समस्या को हमें पूरा देखना है कि आखिर मैटर क्या है, उसके बाद हमें उसका समाधान निकालना है। अच्छा, अब देख लीजिए जो ये सिद्धांत है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो सूझ क्या होता है, सूझ शब्द क्या है। तो सूझ का मतलब है सूझ कैसे उत्पन्न होती है क्या सूझ, तो बुद्धि, चिंतन तथा कल्पना का मिला जुला स्वरूप है। सूझ जो होती है वो बुद्धि, चिंतन तथा कल्पना का मिला जुला स्वरूप है।
जैसे मेरे सामने कोई समस्या आई, उस समस्या को देख करके अचानक ही हमारे दिमाग में कोई उसका हल दिखा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। कोई समस्या आने पर अचानक से हमारे दिमाग में जो उसका हल निकलता, भले ही वो हल हमारा सही हो या गलत हो या जैसा हो, लेकिन तुरंत जो हमें एक विकल्प मिलता कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं, तुरंत उसका अगर हमें, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है और ये चुनाव की वजह से सारी बसें वगैरह बंद हैं और जाना मेरा बहुत अनिवार्य है, मेरे पास कोई पर्सनल वाहन नहीं है, तो अब हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि हम वहाँ कैसे पहुँचें। तो इस वहाँ पहुँचना आपका ज़रूरी है, वाहन ना मिलना आपकी समस्या है, आपके पास कोई पर्सनल वाहन है नहीं, ये भी आपकी समस्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस समस्या से निपटने के लिए अचानक ही आपके दिमाग में कोई युक्ति आती है, कोई सूझ आती है, उसी को कोई हल आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। कोई आइडिया आ जाता है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, या चलो उनको फ़ोन कर लेते हैं, उनके पास तो है, चलो उनके साथ निकल जाते हैं। यही सूझ होती है कि किसी समस्या के आने पर अचानक ही आपके दिमाग में उसका कोई हल निकल आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। बस यही है इनका सूझ का सिद्धांत। तो आइए इनका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं कोहलर महोदय का। इनका पूरा नाम जो है वो है उल्फगंग कोहलर। कोहलर महोदय का पूरा नाम उल्फगंग कोहलर है। क्या है? उल्फगंग कोहलर है। ये जर्मनी के निवासी हैं। हाँ, गेस्टाल्टवाद जो है, या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जिसने भी दिया, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कोटलेबिन, ये सारे कौन हैं? जर्मनी के निवासी हैं, जर्मनी के। ये याद रखना है। गेस्टाल्टवाद पर पूछा जाता है ये कहाँ का है, तो जर्मनी का है संप्रदाय। ठीक है, तो कोहलर महोदय भी कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया? 1925 में दिया। 1925 में ये सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया है कोहलर महोदय ने। इन्होंने 6 वनमानसों पर प्रयोग किया। ये भी प्रश्न आ जाता है कि कितने वनमानसों पर किया, तो 6 वनमानसों पर किया। इन्होंने अपना प्रयोग 6 वनमानसों पर किया। उन वनमानसों में, उन 6 वनमानसों में एक वनमानस जो था वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, जिसका नाम कोहलर ने क्या रखा? सुल्तान रखा था। ऐसे टेट की परीक्षा में प्राइमरी लेवल पे मैंने देखा था, प्रश्न सीधे से पूछ लेते थे कि कोहलर ने जिस वनमानस पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तो सुल्तान था। ये याद रखना है। ठीक है, कितने पर किया था, कितने वनमानसों पर किया था, तो 6 वनमानसों पर प्रयोग किया था। अच्छा, अब देखिए इन्होंने वनमानसों पर व्यापक प्रयोग किया था, जिसका जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक, उस टाइम इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है जिसका क्या नाम है? मेंटलिटी ऑफ एप्स, कि वनमानसों की क्या मेंटलिटी, क्या विचारधारा होती है। तो मेंटलिटी ऑफ एप्स में इन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया कि कैसे कैसे इन्होंने वनमानसों पर अध्ययन किया, क्या पाया। इनकी प्रमुख जो पुस्तक है, एक तो पुस्तक यही हो गई मेंटलिटी ऑफ एप्स हो गई, और दूसरी इनकी पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो इन्होंने 1959 में दी है, याद रखना है। 1959 में इनकी बुक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये 2 बुक्स हैं, आपको याद रखनी है, मेंटलिटी ऑफ एप्स और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब देखते हैं इनका सिद्धांत, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया है। देखिए, कोहलर महोदय ने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया 2 स्तरों में होती है, यानी हम 2 स्तर में सीखते हैं। 2 स्तर कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा है प्रत्यात्मक स्तर अधिगम, प्रत्यात्मक स्तर अधिगम। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम और प्रत्यात्मक स्तर अधिगम। ठीक है, अब देख लीजिए कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम का क्या होता है। इसका प्रयोग कब होता है? जब समस्या सरल हो, यानी ज़्यादा जटिल ना हो, सरल समस्या हो, तब हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम का प्रयोग करते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से समस्या को देखते हैं और हमारे मस्तिष्क में उसका कोई ना कोई हल निकल आता है। जो उस हल को हम क्या कहते हैं? अचानक ही हमारे दिमाग में कोई युक्ति आ जाए उस समस्या का समाधान करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम
जो है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम, ये क्या होता है, सरल समस्याओं को हल करने के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने शारीरिक प्रयोग के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर, ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, बाकी कामेंद्रियाँ होती हैं, इनका प्रयोग करके हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। दूसरी हमारी है प्रत्यात्मक स्तर अधिगम। इसमें क्या होता है, ये किसके ये जटिल समस्याओं के समाधान के लिए होता है, जटिल समस्या समाधान के लिए, और ये सरल समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए। प्रत्यक्षीकरण दोनों में करना है, प्रत्यक्षीकरण दोनों स्तरों में होता है। इनका पूरा सिद्धांत ही प्रत्यक्षीकरण, जब भी आप एग्जाम देने जाए वहाँ कहीं प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना अगर आ जाए तो तुरंत कोहलर लगा दीजिए, अगर गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड तो गेस्टाल्टवाद लगा दीजिए, प्रत्यक्षीकरण वर्ड ही इनका ही है, ठीक है, याद रखना है। तो 2 स्तर हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम सरल समस्याओं को समाधान करने के लिए, जिसमें सिर्फ शारीरिक प्रयोग के द्वारा उस समस्या का हल किया जा सकता है, और प्रत्यात्मक स्तर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, जिसमें क्या होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, यानी हम ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का प्रयोग करेंगे फिजिकल में, शारीरिक में, और मेंटल में, मानसिक में हम लोग बुद्धि, तर्क, कल्पना, चिंतन, जो भी हमारी मानसिक शक्तियां हैं उनका प्रयोग करके हम उस समस्या का समाधान करते हैं। यानी यहाँ एक बात तो सीधी है कि जब हमारे पास सरल समस्या होती है, यानी छोटी मोटी समस्या होती है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हमारी समस्या बड़ी होती है तो उसमें हमें अपना शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का योगदान देना पड़ता है, दोनों का यूज़ करके हम उस समस्या का समाधान करते हैं। जहाँ भी मानसिक योगदान का नंबर आएगा, तो मानसिक में तो आप जानते हो मानसिक शक्तियाँ हमारे पास कौन होती हैं, बुद्धि होता है, तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, सृजनात्मकता है, संज्ञान है, ये सारी मानसिक शक्तियाँ हैं हमारी। और जब भी हमारे सामने कोई जटिल समस्या होती है तो हम इन शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये समझ इन्होंने कहा कोहलर महोदय ने कि हम 2 तरीके से सीखते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम और दूसरा प्रत्यात्मक ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। सिद्ध कैसे किया है कि इन्होंने जब अपना प्रथम प्रयोग किया तो एक बॉक्स इन्होंने ये लिया है, ये बॉक्स ले लिया, इसको हम किस प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, प्रथम प्रयोग में। तो इन्होंने ये बॉक्स ले लिया एक, और इस बॉक्स में अंदर चिंपैंजी है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे जाली लगी हुई है, इसके अंदर आपका चिंपैंजी है, मानुस इसके अंदर है। अब इन्होंने क्या किया कि इसके बाहर यहाँ पे केले रख दिए, यहाँ पर केले रख दिए हैं, रख दिए, और इस पिंजड़े के अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक इन्होंने एक छड़ी रख दी है, ये एक छड़ी रखी है। केले इतनी दूर हैं कि ये वनमानुष जो है वो हाथ डाल के इन केलों को नहीं निकाल सकता है। प्रथम प्रयोग किया है। अब वनमानुष ने क्या किया, प्रत्यक्षीकरण किया, यानी देखा कि अरे बाहर तो केले रखे हुए हैं। अब उसने क्या किया, पहले हाथ बढ़ाया, हाथ से निकालने का प्रयास किया, दोनों हाथ से निकालने का प्रयास किया, सर बाहर निकाल रहा है, पैरों से प्रयास किया, लेकिन वो रखे ही ऐसे थे कि उसको ना मिल पाए। उसके बाद उसे ये छड़ी दिखी, छड़ी उठा करके उसने बाहर पिंजड़े के लगाई और धीरे धीरे केलों को खिसकाने लगा। खिसका के उसको केले प्राप्त हो गए और उसने केले खा लिए। तो ये प्रथम थी जहाँ उसने क्या किया, ज़्यादा उसे मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ा, केवल फिजिकल लेबर से ही उसको ये केले आसानी से मिल गए। अब देखिए द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं वो, द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं कि यहाँ 2 छड़ियाँ रख देते हैं, इसके अंदर देखना, इसके अंदर 2 छड़ी रखेंगे,
ये बनमानुस का नाम सुल्तान, ये याद रखना है, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान को बंद किया इसके अंदर। अब इन्होंने यहाँ पर 2 छड़ियाँ रख दी हैं। इन दोनों में छड़ियों को जोड़ा जा सकता है आपस में। इन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ करके बड़ी छड़ी बनाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, समस्या कैसी है, केले तो बाहर रखे हैं, अब की बार केले और दूर खिसका दिए गए, क्योंकि उतनी दूरी कर दी गई जितनी दूरी में दोनों छड़ियों को जोड़ करके वो केले उठाए जा सकें। तो इसमें अब तो बहुत समस्या हो गई। अब उसने देखो, इसमें ये लोग ये भी कहते हैं, इसीलिए इसको पूर्णाकार का सिद्धांत कहा गया है, समग्रवाद का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि प्रथम स्थिति में उसने जो सीखा, उस सीखे हुए ज्ञान का वो द्वितीय स्थिति में प्रयोग करेगा। अब उसने ये तो पता चल गया उसको कि हाँ, एक बार मैंने छड़ी से निकाल लिए थे, तो उसने पाई तुरंत, मतलब अब की बार हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम अनुक्रिया को नवीन अनुक्रिया से जोड़ दिया। नई समस्या के समाधान के लिए पूर्व समस्या में जो अनुभव, उसको अंतिम अनुभव जो मिला था, उसको उसने नई समस्या में प्रयोग कर लिया। अब उसने बाकी तो यहाँ समय भी कम लग रहा है, तो उसने छड़ी उठा के इसको केलों को लेने का प्रयास किया, लेकिन छड़ी तो छोटी थी। अब क्या है, वो सोचता रहा क्या करें, दूसरी छड़ी उठाई, फिर यही करने लगा। फिर उसने दोनों छड़ियाँ उठा ली और दोनों छड़ी उठा करके दोनों से खिसकाने का प्रयास करने लगा। नहीं, हम लोग जैसे डांडिया वांडिया खेलते तो 2 होती छड़ियाँ, ऐसे उसके पास 2 थी, तो उसमें दोनों से, लेकिन दोनों छोटी पड़ रही थी, तो ऐसे छड़ियों से मतलब प्रयास करते करते अचानक से वो छड़ी आपस में जुड़ गई। ठीक है, क्योंकि उसमें जोड़ने वाला कोई सिस्टम था जिससे वो आपस में जुड़ सकती थी, तो वो अचानक से जुड़ गई, तो वो हो गई बड़ी। उसने उस छड़ी को, जब वो बड़ी हो गई तो आराम से केले निकाल लिए और खा लिए। ठीक है, दोबारा जब उससे ये क्रिया कराई गई तो उसने बिना देरी किए, क्योंकि प्रथम बार जब दोनों को जोड़ने वाली क्रिया कर रहा था, तो उसमें क्या था, शारीरिक प्रयास के साथ में उसको अपनी मानसिक शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ा, यानी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ा, अपनी चिंतन शक्ति का, कि कैसे कैसे करें इसको। तो वो जब उसने 2 छड़ी उठाई, उसी समय ये था कि हाँ, उसकी चिंतन शक्ति जो है वो कार्य कर रही है, उसकी बुद्धि कार्य कर रही है। तो यहाँ क्या है, शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक स्थिति का भी उसने प्रयोग किया, मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया, तब उसने अपनी समस्या का समाधान कर पाया। तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हम छोटी समस्याओं को हल करते हैं, और प्रत्यात्मक ज्ञान स्तर पर हम लोग जटिल समस्याओं का अध्ययन करते, जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसमें क्या है, हम शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पहला प्रयोग जो था, अच्छा हाँ, इन्होंने 2 प्रयोग किए थे, एक और यहाँ जो प्रथम प्रयोग किया था, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, एक प्रयोग और है इनका, है 2 ही प्रयोग, एक छड़ी वाला प्रयोग है और एक बॉक्स वाला प्रयोग है। तो ये प्रथम जो प्रयोग है, ये पहले इन्होंने बॉक्स पर ही किया था, उसके बाद इसको छड़ी पर प्रयोग किया था। तो वही यहाँ बनमानुस है आपका, सुल्तान लिखो, सुल्तान, और बाहर केले हैं, नहीं बाहर नहीं, अंदर है केले, ये बनमानुस है आपका। तो इन्होंने ये जो प्रथम प्रयोग अपना किया था, उसमें बनमानुस को अंदर कर दिया था, यानी सुल्तान को अंदर कर दिया, और ऊपर केले टांग दिए थे। अब वो उन केलों को लेने का प्रयास कर रहा था, तो उछल कूद कर रहा था। काफ़ी देर करने के बाद उसे ये बॉक्स दिखा, ये लकड़ी का बॉक्स था। इसने ये बॉक्स उठाया और नीचे इसके रखा और इसके ऊपर खड़ा होकर के केले ले लिए, यानी ज़्यादा मानसिक शक्ति का प्रयोग इसको नहीं करना पड़ा। ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आ गया, क्योंकि इसने सिर्फ शारीरिक श्रम के द्वारा ही अपनी समस्या का हल कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, 2 बॉक्स कर दिए और केले और ऊपर टांग दिए। उसके बाद फिर पुनः अब की बार उसे टाइम नहीं लगा और उसने दोनों बॉक्स रख करके वो ऊपर चढ़ गया। फिर 3 बॉक्स रख करके प्रयोग किया, तो उसने 3 बॉक्स रख करके अपने केले लिए। ये उनका प्रथम प्रयोग था, जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम स्तर के अंतर्गत आता है। द्वितीय प्रयोग इन्होंने किया एक छड़ी के साथ। द्वितीय प्रयोग किसमें किया,
एक छड़ी के साथ। इसमें ये सुल्तान अंदर और बाहर केले रख दिए, अंदर एक छड़ी रख दी। अब ये बाहर हाथ डाल करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, इस बाहर ये केले लेने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे केले रखे हुए हैं, केले लेने का प्रयास कर रहा है, हाथ डाल रहा है, एक हाथ डाला, फिर दोनों हाथ, उसके बाद सर भी बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, पैर से भी खींचने का, लेकिन ये उसको नहीं मिल रहे हैं। अंततः उसके अंदर एक सूझ जनरेट हुई, जिससे उसने क्या किया, इस छड़ी को उठाया और उससे बाहर केले लेने का प्रयास करने लगा और अंत में उसने केले ये अंदर खींच लिए। तो ये इनका द्वितीय स्तर था, जहाँ क्या हुआ कि उसने शारीरिक श्रम के साथ साथ क्या है, मानसिक शक्ति का भी प्रयोग किया है। क्योंकि यहाँ क्या था कि चीज़ बिल्कुल ऊपर थी, वो उछल कूद कर रहा, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा बाहर अनुक्रियाएं नहीं कर सकता था ना, क्योंकि ये बाहर थे। उसके बाद जब इन्होंने द्वितीय प्रयोग किया तो इन्होंने दो छड़ियाँ यहाँ पर रख दी, ये दोनों छड़ियाँ आपस में जुड़ सकती थी। अब क्या है, फिर उसने सोचा एक से मिल गया था तो वही प्रयास करने लगा, लेकिन जब एक से नहीं मिला तो उसने दो छड़ियाँ उठा ली। दो छड़ियाँ उठाने के बाद दोनों से इनको केलों को खींचने का प्रयास कर, लेकिन केले रखे थे दूर, तो उसने क्या किया, वही दोनों छड़ियों से प्रयास कर रहा था। और एक बार क्या हुआ कि दोनों छड़ियाँ जो आपस में जुड़ गई तो वो हो गई लंबी, और जब लंबी हो गई तो उसने ये केले आसानी से निकाल लिए। ये जो सेकंड नंबर वाला प्रयोग है, ये सेकंड नंबर का प्रयोग जो है, ये प्रत्यात्मक अधिगम स्तर के अंतर्गत आता है, जहाँ क्या होता है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियों के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। प्रथम स्थिति में क्या होता है कि समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत सरल समस्याएं होती हैं और प्रत्यात्मक ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत जटिल समस्याएं होती हैं। और जब हमारे पास जटिल समस्याएं आती हैं तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियों के द्वारा उस समस्या का समाधान करते हैं। ये इनका प्रयोग था, प्रथम प्रयोग जो कि बॉक्स पे किया गया था, और द्वितीय प्रयोग जो कि छड़ी पे किया गया था। दो तो इन्होंने इसीलिए कहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में दो स्तर होते हैं, दो स्तरों से हम लोग सीखते हैं। देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सूझ उत्पन्न करने वाले कारक, या हम इस तरीके से कहें कि कोहलर ने सूझ उत्पन्न वाले कौन कौन से कारक बताए हैं जिनसे सूझ उत्पन्न होती है। हम इतना तो समझ गए हैं कि सूझ जो होती है वो बुद्धि, चिंतन, तर्क, कल्पना का मिला जुला स्वरूप होता है। जैसे हमारे सामने कोई समस्या आई और उस समस्या का अचानक ही कोई हल हमारे मस्तिष्क में आ गया, उसको तो हम सूझ कहते हैं। लेकिन अचानक वो हल आया कैसे, इसका मतलब है कुछ उससे मिलती जुलती कोई समस्या या कोई स्थिति हमारे सामने से पहले गुजरी होगी, उसी के कारण या उसी के परिणाम स्वरूप, उसी अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारे दिमाग में हल आते हैं। कोई भी समस्या है उसका अचानक से हल हमारे दिमाग में तभी आता है, ये हमारे पूर्व अनुभवों की ही देन होती है, तभी उसका हम हल अचानक से हमारा मस्तिष्क हमें भेजता है। ये चीज़ याद रखना है। तो इन्होंने कुछ कारक बताए हुए हैं जो कि सूझ उत्पन्न करते हैं, सूझ को जगाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारी बुद्धि। कोहलर के अनुसार जैसे 6 चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, उन 6 में से कोई एक ही था जिसको मुख्य केंद्र बिंदु में रखा था। ऐसा क्यों? उन 6 में से किसी को भी ले सकते थे वो, लेकिन वो एक ही क्यों चुना था? क्योंकि उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी, आगे हम आपको जब बुद्धि पढ़ाएंगे या आप लोगों ने बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि सब में अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो बुद्धि होती है इसमें जितना जिसका IQ लेवल होगा, जिसकी जितनी बुद्धि लब्धि होगी, वो उतनी ही जल्दी अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो बुद्धि एक ऐसा कारक है जो समस्या समाधान में अपना योगदान देती है। जिसके पास जितनी अधिक बुद्धि होगी उतनी जल्दी वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम लोग सोचते चलो उनसे पूछ लेंगे, क्यों? क्या उस समस्या का समाधान करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है? हो सकता है हमारे IQ लेवल कम हो, जिससे आप पूछने जा रहे हैं उसके पास ज़्यादा हो, ये चीज़ है। तो बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला हमारा है प्रत्यक्षीकरण। किसी भी समस्या को, सबसे पहले किसी भी समस्या को हमें देखना है, यही तो गेस्टाल्टवादी कहते हैं। संपूर्ण समस्या को देखिए, पूरी समस्या को दीजिए। ये नहीं कि कोई आया तो शुरुआत कर दें, हम पूरा स्थिति को तो जाना ही नहीं है और शुरू कर दें।
ऐसा नहीं, पहले आप पूरी स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करिए, यानी उसको पहले पूरी स्थिति को देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हल प्रत्यक्षीकरण द्वारा ही निकल आता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रत्यक्षीकरण। तीसरा है हमारे अनुभव, जो हमने पूर्व में ज्ञान लिया है उसके अनुभव, पूर्व में जो हमने अधिगम किया है उसका अनुभव जो होता है वो भी सूझ उत्पन्न करने में, अभी मैंने बताया है, सूझ उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारे पूर्व अनुभव। प्रयास एवं त्रुटि, इन्होंने ये जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। हालांकि ये व्यवहारवादियों के विरोध में, ये इस जो संप्रदाय का उदय हुआ है वो व्यवहारवादी संप्रदाय के विरोध में हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लागू होता है, कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हम अगर प्रयास कर रहे हैं तो हमसे गलतियां भी होंगी, एक बार में कभी रिजल्ट नहीं आता है। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को माना है कुछ हद तक। अगला है हमारे समस्या की संरचना। अब हमारे दिमाग में सूझ उत्पन्न होगी, इसका एक महत्वपूर्ण कारक समस्या की संरचना है कि समस्या कैसी है, उसी टाइप की सूझ हमारे, अगर समस्या सरल है तो उस टाइप का हल निकलेगा, अगर समस्या जटिल है तो हमें थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, सूझ थोड़ी देर में आ सकती है, समझ रहे हैं। तो ये एक पांचवा कारक हमारा जो है समस्या की संरचना, की समस्या कैसी है, सरल है या जटिल है। ये 5 महत्वपूर्ण कारक है, हमारी बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, हमारे अनुभव और प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा ही हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, है ना, ये याद रखना। और समस्या की संरचना, अब देखते हैं इनका जो सिद्धांत है इसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, यानी संज्ञान से रिलेटेड होती है, हमारे ज्ञान यानी हमारे बौद्धिक स्तर से रिलेटेड होती है, बौद्धिक स्तर से जुड़ी होती है। तो सीखने की प्रकृति कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है, बौद्धिक होती है। सीखने की प्रकृति यंत्रवत नहीं है, सीखना कोई मशीन नहीं है कि किसी बच्चे के दिमाग में लगा दो और पूरी कैसेट उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई, इसलिए सीखना यंत्रवत नहीं है। जबकि सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन है। आप किसी कार्य को करते हो, उसके द्वारा जो आपको अनुभव प्राप्त होते हैं उन सभी को मिला देना ही, मिला करके जो परिणाम निकलता वही क्या होता है, सीखना होता है। तो सीखना यंत्रवत नहीं है, जबकि सीखना क्या है, अनुभवों का परिणाम है। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है, लेकिन कैसे, जब हम सीखे हुए ज्ञान का बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास का नियम पढ़ा है, अभ्यास करेंगे तो सीखने की प्रकृति जो है वो सीखना जो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो सीखने की प्रकृति कैसी है, स्थायी है। सीखने की प्रकृति में सूझ अचानक आती है, बस यही तो इनका कीवर्ड है, यही है कि बस इतना याद करना, सूझ अचानक आती। कहते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो अचानक से उसका हल हमारे दिमाग में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूझ कहते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। देखिए शिक्षा में सिद्धांत का कैसे प्रयोग किया जा सकता है ये और देख लीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, इनका जो सिद्धांत है वो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो पूर्णता का सिद्धांत है। तो ये पाठ्यक्रम में, संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण में अपनी सहायता करता है। पूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि इस सिद्धांत का नाम ही पूर्णाकार है, पूर्णाकार नाम है। तो ये क्या कहते हैं, जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो पूरी समस्या को आपको एक साथ देखना है, समग्र समस्या को एक साथ देखना है, उसके बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई हल या कोई ना कोई सूझ अवश्य आएगा। तो यही जब आप इसको कक्षा में प्रयोग करेंगे तो क्या है कि बच्चों को पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाएं। पहले संपूर्ण विषय की जानकारी दें, फिर उसे खंडों में विभाजित करके पढ़ाएं, पूर्ण से अंश की ओर। अगला है रटंत्र प्रणाली का विरोध करता है। ये कहते हैं बच्चे के सामने समस्या रखिए और उसका समाधान करने के लिए उसे प्रेरित करिए, रटंत्र प्रणाली हटाइए। कठिन विषयों के प्रयोग में ये उपयोगी है, कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए ये जो है वो उपयोगी है सिद्धांत। जैसे कठिन विषय हमारे गणित है, विज्ञान, ठीक है, कहा तो ये भी गया है कि जिससे आपका कला है, संगीत है, इनको पढ़ाने में भी ये उपयोगी है आपका सूझ का सिद्धांत। बालकों में तर्क चिंतन
कल्पना और मानसिक शक्तियों के विकास में सहयोगी है आपका सूझ का सिद्धांत। बालकों के अंदर मानसिक शक्तियों के विकास में सहयोग करता है ये। तो ये कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हुआ। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समझ में आई होगी, आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं देखती हूँ कि चैनल को देखने वाले जैसे व्यू जो उसमें आते हैं वो तो काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। आपका एक लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें फीडबैक देगा, वो हमें पुनर्बलन देगा। तो आप जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।